कहने का ये है कि जहाँ पे गलत हो रहा है उधर आवाज नहीं आवाज उठा सकते ही नहीं हम लोग, ये सारे गूंगे हैं, ये रश है, ये अवाम नहीं है, हम अवाम नहीं रहे। इस पूरे इलेक्शन को अगर एक सेंटेंस में अगर आप सम अप करें ना तो बोल सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। कांग्रेस को एक ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। वाई डू यू बिलीव कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ही इज अनस्टॉपेबल? क्यों अनस्टॉपेबल हो गए? कई लोगों का तो कहना यह है कि वो मजहब की सियासत करते हैं और इंडिया एक सेकुलर स्टेट था। कई उनकी ऑपोजिशन जो लोग हैं वो कहते हैं, कई लोग कहते हैं वो नफरत की सियासत भी करते हैं। इन सर्वेस को और इन स्टेटमेंट्स को कांग्रेस ने बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया और बीजेपी काम कर दिया। रिजल्ट ये कि तीनों में कांग्रेस हार गई, अदरवाइज चांस नहीं था यहाँ बीजेपी के जीतने का। पहली बात तो आप मुझे ये बताएंगे वो कौन सी डेमोक्रेसी होती है जिसमें लेफ्ट, राइट, सेंटर, नेशनलिस्ट, पॉपुलर सारे एक ही झंडे तले आ जाएंगे, हमने मोदी साहब को या बीजेपी को शिकस्त देंगे? ये कौन सा नजरिया है? किसी आप इंडिया से हमको कर लें, अब इंडिया कोई नहीं है, वो हमसे बहुत आगे है, हमारा उसका मुकाबला नहीं है। हमारा मुकाबला करे श्रीलंका से, नेपाल से, अफगानिस्तान से, इनसे हमारा मुकाबला करे। अफगानिस्तान से भी मुकाबला करना मुश्किल है आजकल। अफगानिस्तान का पैसा आसमान पे पहुंच के हमारे उनकी तो ये है कि कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इज अनस्टॉपेबल। अभी हाल ही में जो इलेक्शंस हुए हैं तो उन्होंने जो नॉर्थ की जो स्टेट थी, राजस्थान से भी जीत गए, मध्य प्रदेश से भी जीत गए, छत्तीसगढ़ से भी जीत गए, तेलंगाना से हार गए, और एक और स्टेट है वहाँ से अभी मिजोरम से, वो उनकी पार्टी को इतने को ज़्यादा वो नहीं थे वहाँ पे। बट द पॉइंट इज़ कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक नारा लेके चले हैं नेशनलिज्म का, आइडेंटिटी का, और दूसरा कई लोग कहते हैं कि वो ख़वातीन के बड़ा पसंदीदा जो है वो पॉलिटिशियन है, यूथ के बड़ा है। बट ही इज़ अनस्टॉपेबल इंटरनेशनली, ही इज़ पॉपुलर। दुनिया में उन्होंने इंडिया का तशख़्ख़ुस जो है उसको हाईलाइट किया है। आपकी नज़र में क्या है ऐसा सर जिससे आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो क्यों जो है वो सारी ऑपोजिशन इंडिया अलायंस बन गया? आपको याद है सारी सियासी जमातें इकट्ठी हो गई, बट ही वन अगेन। और इवन कहा जाता है कि जो स्टेट्स में जहाँ पे उनकी पावर थी वहाँ पे उन्होंने अपना कोई चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया हुआ था। सो सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पे वोट जो है वो पड़ा है, वो सूबे की लीडरशिप के नाम पे वोट नहीं पड़ा। इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? पहले तो सर इस पे जरा थोड़ी डिस्कशन कर लें कि व्हाई इज ही अनस्टॉपेबल, क्यों आप समझते हैं कि वो अनस्टॉपेबल है? लेकिन सवाल ये है कि ये आखिर इतने पॉपुलर क्यों हैं? तो उसकी वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं देखनी पड़ती हैं। एक तो ये होता है कि पॉलिटिक्स में बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपनी खूबियों के बजाय दूसरे की खामियों पे भी जो है वो बैंकिंग करते हैं और उससे फ़ायदा उठाते हैं। इंडिया में भी मैं समझता हूँ कि गुज़श्ता कई सालों से सिचुएशन यही है। अब उसके मुकाबले में क्या है, नरेंद्र मोदी के मुकाबले में हिंदुस्तान की सारी पार्टियों का एक मजमुआ, पार्टी को शिकस्त देने या फतह का कौन सा नज़रिया है डेमोक्रेसी के अंदर? डेमोक्रेसी का नज़रिया तो ये है कि अवाम को मौका दिया जाए कि वो ये तय करेंगे आइंदा इतने अरसे के लिए उनका लीडर कौन है। तो ये जो उसके मुकाबले में ये हाच पाच जो इकट्ठा किया है कांग्रेस ने, उसके अंदर बेशुमार किस्म के कंट्राडिक्शंस हैं। उनका कोई एक प्रोग्राम नहीं है। वो अपनी कोई खूबियां, अपने मकासद बयान करने के बजाय मोदी साहब की अगर कोई खामी, कोई कमज़ोरी या उनकी कोई जो है वो ड्रॉबैक है तो उसको हाईलाइट करके तो अलायंस बना के तो इंतखाबात जीतना चाहते हैं, जो कि मुमकिन नहीं। किसी भी सही डेमोक्रेसी में ये हो नहीं सकता, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों ने ये देखना होता है कि ये बैलेट में जान डाल रहा हूँ, इसका मुझे क्या फ़ायदा है। इफ मोदी विंस, कई लोगों का कहना है अगर मोदी नहीं जीता तो बहुत बड़ा सेटबैक हो जाएगा। इवन कईयों ने कहा कि इंडियन इकोनॉमी नीचे गिर जाएगी अगर हौच पौच हुकूमत भी इंडिया में आ जाती है। सो इसको कैसे देखेंगे आप? नहीं, ये हकीकत है जी और सामने नजर आ रही है। ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इतने लंबे मार्जिन के साथ जो है जीता जाएगा। क्या कहेंगे आप, पब्लिक का क्या मूड है? देखिए, मेरी अगर पूरी ओपिनियन देखेंगे तो इसमें सबसे मेन रोल एक एंटी माइंडसेट जो है ना, खासकर चाहे वो
कांग्रेस के अगेंस्ट, बड़ी दुनिया भर में जहां भी आप देख रहे हैं वहां पर रूलिंग पार्टी के जो अगेंस्ट होता है ना वो एंटी इनकम्बेंसी होती है। यहां बड़ा अजीब सा माहौल है, यहां माहौल अल्टीमेटली कांग्रेस के अगेंस्ट है। और उसकी बड़ी रीजन ये है कि कांग्रेस ये समझ ही नहीं पा रही कि उसे असलियत में करना क्या है। और कहीं ना कहीं ये जो इंडिया सो कॉल्ड इंडिक अलायंस जो बन गया था, वो जिस तरीके से बना और जिस लेवल पर उन्होंने एक ना, आप देखिएगा अगर इलेक्शन से पहले स्टालिन का एक स्टेटमेंट आया था कि सनातन इनसे एड्स और इन सबसे विरोध नहीं किया जाता, लड़ा जाता है। इस एक स्टेटमेंट ने जो डैमेज किया, उसके बाद पुराना एक कमलनाथ का वीडियो जिसमें वो मौलानाओं को कह रहा है कि आज तक हमने ही मुसलमानों का साथ दिया है, बीजेपी से तुम्हें हम ही बचा सकते हैं, और न जाने ऐसी कितनी, और कुछ हमारे जो कांग्रेस के जो स्टार कैंपेनर है वो कह देते हैं ना पनौती, उन्होंने एक शब्द यूज किया। ऐसे छोटे छोटे ऐसे फैक्टर्स हैं। और एक तो ये जिन्होंने असलियत में रीजन दिया कि हमें कांग्रेस को वोट क्यों नहीं करना। तो ये दो चीजें होती है, पुश एंड पुल फैक्टर। कांग्रेस को वोट क्यों नहीं करना वो तो इसने दिया कि कांग्रेस और इस इंडी अलायंस के बिहेवियर ने, लेकिन क्यों करना है अगर आप देखें तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखेगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में नो डाउट शिवराज सिंह चौहान ने जो मेहनत करी और जिस तरीके से वो मातृ छाया योजना और महतारी योजना टाइप की पॉलिसीज चलाई और वुमेन स्पेसिफिक चलाई, और जिस तरीके से मोदी जी ने महिलाओं के नाम पर कैंपेन्स किए और इलेक्शंस लड़े, उसका नो डाउट सपोर्ट तो मिला। और रही सही कसर जिन दो स्टेट्स में कांग्रेस थी, चाहे वो राजस्थान चाहे वो छत्तीसगढ़, दोनों के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर तो वो जो मिस्टर भूपेश बघेल है उनके अगेंस्ट जिस तरीके के कैंपेन्स और जिस तरीके के घोटाले बाहर आए और जिस तरीके से उन्होंने पूरे सिस्टम को कोलैप्स करवाया वो, और राजस्थान में बहुत करप्शन था। करप्शन के साथ साथ जिस तरीके से एक जॉब स्कैम हुए, वो सारे के सारे स्कैम्स ने कांग्रेस को एंटी मोड में लेके आ गए। जिस तरीके से कि मतलब आम जनता इन दोनों के एंटी सोचकर देखिए, इन तीनों स्टेट्स में रीजन अलग अलग। और नो डाउट बीजेपी की जो माइक्रो मैनेजमेंट है, जिसे कहते हैं ना इलेक्शन मशीन बार बार यूज करते हैं, उस माइक्रो मैनेजमेंट ने तो रोल प्ले किया, जिसमें वो बूथ लेवल पर जिस तरीके से काम कर रहे थे, बूथ लेवल तो ये लोग खुद कहते हैं, उससे ज्यादा बड़ी बात है घर घर के अंदर इनको खबर थी कि इस घर से इतने वोट पड़ते हैं, यहां पड़ते हैं, और इसके साथ हमें इस लेवल का होमवर्क करना है। देखिए डेमोक्रेसी का यही तो पार्ट है कि जब टॉप पे बैठा हुआ बंदा बॉटम के ऊपर जो पर्सन होता है उसको जिस तरीके से मैनेज करना चाहिए या उसके साथ कनेक्ट करना चाहिए, ये था। और बीजेपी इस चीज में सफल हुई और आपके सामने रिजल्ट्स हैं मैम। बिल्कुल ऐसा ही है सर। लेकिन अगर रोहित, हमने एक चीज ये भी सुनी थी, वो जो बड़ा लगाए जाते तब बात की जाती थी मोदी है तो मुमकिन है, ये भी हमने कई तरह के मोदी जी के जब जो उनका टेन्योर है उसमें कई तरह की चीजें सुनी। बहुत बार ये भी कहा गया कि जी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं। आपको लगता है क्या कि बीजेपी ने अपनी मार्केटिंग के लिहाज से या अपने आप को प्रमोट करने के लिहाज से काम अच्छा किया, इसी वजह से वोट्स पड़े, या उसके साथ साथ जो आम पब्लिक है उसके लिए भी बहुत कुछ किया गया है, इस वजह से वोट जो है उनके लिए आए? क्योंकि बहुत बार आप ही के लोगों ने, ये नहीं कि पाकिस्तान से किसी ने, बहुत बार जो है वो मैं हरिमोहन साहब से भी ये पूछूंगी जरूर बाद में कि कई बार इंडियन पैनलिस्ट ही जो हमारे साथी जो है वो कहते हैं कि जी इस बार बड़ा टफ जो है वो मिलेगा बीजेपी को, कंपटीशन बहुत टफ है, आराम से नहीं निकल पाएंगे। लेकिन ये तो आराम से निकल गए इसमें। इस पूरे इलेक्शन को अगर एक सेंटेंस में अगर आप सम अप करें ना तो बोल सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। कांग्रेस को एक ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। 2 हफ्ते पहले तक जो मैं बीजेपी लीडर्स से बात कर रहा था, सबके सब ये बोल रहे थे कि हो सकता है हम राजस्थान जीत जाएं, लैंग्वेज वॉज हो सकता है हम राजस्थान जीत जाएं, मध्य प्रदेश में चांसेस कम है, वी आर लूजिंग, एंड हम लोग उसकी छत्तीसगढ़ की बात नहीं करेंगे। राइट? क्यों छत्तीसगढ़ की बात नहीं करेंगे? क्योंकि उन्हें पता था कि यहां तो लुटिया डूबी हुई, यहां नहीं बन सकते। दिस वॉज द स्टेटमेंट ऑफ बीजेपी लीडर्स। बीजेपी के कुछ लीडर्स हैं, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस। अच्छा, पार्टीज अपने इंटरनल सर्वे कराती है, पार्टी अब एक्सेप्ट नहीं करेंगी, बीजेपी के इंटरनल सर्वे हो या कांग्रेस के इंटरनल सर्वे हो, सब में पता लग रहा था कि बीजेपी हार रही है तीनों स्टेट्स में। इस
इन सर्वेस को और इन स्टेटमेंट्स को कांग्रेस ने बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया और बीजेपी काम करती रही। रिजल्ट ये कि तीनों में कांग्रेस हार गई, अदरवाइज चांस नहीं था यहां बीजेपी के जीतने का। जो आपको जो एग्जिट पोल दिख रहे हैं ना, वो रियलिटी होने जा रही थी। पिछले 1 महीने से सारी चीजें, इंटरनल सर्वे, सब कुछ यही बता रहे थे। रियलिटी ये है, हमने एग्जिट पोल्स को देख करके, मेरे भी फादर है, बहुत दिन से पूछ रहे थे ये वो। मेरे फादर आज सुबह जब मैं सो रहा था उस समय रिजल्ट्स आने शुरू हो गए थे, तो मेरी मदर को बोल रहे थे, वो बताता था 1 महीने से कि बीजेपी कांग्रेस हार रही, बीजेपी हार रही है हर जगह, ये देखो हर जगह जीत गई। तो फैक्ट रिमेंस, यू नो, द थिंग इज कि जो भी असेसमेंट आ रहे थे, और वो असेसमेंट फेल नहीं होते हैं। कांग्रेस वॉज कॉन्फिडेंट, कांग्रेस का कार्यकर्ता, उसके बाद कांग्रेस के वर्कर ने बाहर जाना बंद कर दिया। एंड हम तेलंगाना में क्यों जीत गए, उसका रीजन है कि बीआरएस, जो पहले टीआरएस होती थी, बीआरएस की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, और बीजेपी वहां पे एक बहुत छोटा फैक्टर है। जिस समय बीजेपी अब बढ़ रही है, 13% वोट पे इस बार आई है, पिछली बार इसका हाफ था। धीरे धीरे करके एक मेजर पावर बन रही है बीजेपी वहां पे। और पिछली बार लोकसभा में 20% वोट था, तो अब की बार आप 30% से ऊपर देखेंगे उस वोट को। तो लोकसभा में दे आर गोइंग टू गेट 18 सीट्स हैं तेलंगाना की, तो 10 से ऊपर सीट वहां पे हम देख सकते हैं। ये चीजें 2024 यानी कि लोकसभा इलेक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर हैज डेमोन्स्ट्रेटेड 2 कैपेबिलिटीज कि मैं सतत प्रयास करता हूं, मैं रुकता नहीं हूं, मैं पूरी मेहनत करता हूं, पूरी कोशिश करता हूं, लास्ट वोट तक आई विल फाइट। और ये चीज अगर कांग्रेस में आई होती तो ये आज तीनों स्टेट्स में कांग्रेस जीती होती, नो डाउट अबाउट इट। बिल्कुल सही। लेकिन अगर मैं यही बात हरिमोहन जी आपसे पूछूं कि पाकिस्तान में तो हमें पहले से पता होता है, इलेक्शन से पहले ही हमें पता होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन आ रहा है। ये भी आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा जो पाकिस्तान में होता है। लेकिन भारत में तो पब्लिक निकलती है, पब्लिक के वोट से ही गवर्नमेंट आती है। आपके ख्याल से कहाँ पर जो है वो बीजेपी ने कोई ऐसे काम किए हैं कि जिसकी वजह से मुसलसल ये जीतते चले जा रहे हैं? और कहीं आपको ऐसा लगता है, मतलब जितना मर्जी आप सपोर्ट कर लें, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है, तो आप कुछ बताएंगे कि जहां आपको लगता है कि जब अगली बार इलेक्शन के बाद जब गवर्नमेंट आती है बीजेपी की, तो वो खास तौर पे किस सेक्टर में या किस पॉइंट पे आप समझते हैं कि उन्हें ज्यादा काम करने की जरूरत है? देखिए आरजू जी, रियलिटी ये है कि अगर हम बीजेपी वर्सेस बाकी इंडियन पार्टीज का एक स्ट्रक्चर देखें, तो बाकी इंडियन पार्टीज आपको दिखाई देंगी फैमिली बेस्ड पार्टी हो चुकी है। उनमें किसी तरीके का इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है, और सबसे बड़ी बात, ग्राउंड लेवल पर उनके पास उनके फेवर में काम करने वाला काडर नहीं है। कि अगर एक पार्टी के पास आइडियोलॉजी है, काडर है, और ग्राउंड लेवल पर वर्कर हर चौराहे पर खड़ा होकर उसके लिए बहस कर रहा है, लड़ रहा है, तो बीजेपी के अलावा आपको किसी में नहीं दिखेगा। और बाकी जितनी पार्टीज जो फैमिली बेस्ड हैं, वो चल रही हैं पर्सनैलिटी के ऊपर, कि एक पर्सनैलिटी जो है वही, जैसे आपके इमरान खान है, इमरान खान इज अ पर्सनैलिटी, उसका ग्राउंड लेवल वर्कर है या नहीं है, उसने असलियत में क्या कर रखा है, अपनी बातों से जोश भर रखा है। और वही जोश जो है आपकी बाकी, चाहे वो कोई इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे कोई आपका डीप स्टेट है, या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है, सबको चैलेंज कर रहा है। ऐसा जो पर्सनैलिटी है वो इंडिया में है नहीं। एक केजरीवाल है जिसका एक बहुत लिमिटेड फॉर्म में वो अपनी ही पार्टी में गिर चुका है बुरी तरीके से। ये पर्सनैलिटी जो है, या तो वो खुद मोदी जी है, लेकिन मोदी जी के पास तो दोनों फैक्टर हो गए ना, काडर भी है जो ग्राउंड लेवल पर आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है। वो आइडियोलॉजी को आप हिंदुत्व की कहें, नेशनलिज्म की कहें, डेवलपमेंट की कहें, होप की कहें, वो सब चीजें इनके पास है। तो वो वाला सेक्टर तो बहुत मजबूत फॉर्म में, उसमें मैं भी हूं, मेरी 3 जनरेशन हो चुकी हैं, इवन जो 4th जनरेशन है वो भी बीजेपी के अलावा किसी को वोट नहीं करने वाली। हमने आज तक, मतलब वो बिटर ट्रुथ है, वो इसलिए नहीं कि हमारे को कोई लालच है या कुछ भी, एक माइंडसेट कि यार वी आर वोटिंग फॉर दिस मेनली दिस मैटर। मेरे दादाजी आरएसएस के कार्यकर्ता हुआ करते थे, वो इसलिए नहीं कि कोई लालच था, वो काडर था। स्लोगन देने वाली पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग है कि उसके ऊपर मोदी है तो मुमकिन है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, सब चीजें। लोग उस नारे पे भरोसा इसलिए तो करते हैं क्योंकि उसने काम किया है। मैडम आप एक बात देखिए, दिल्ली से लेकर जयपुर, इवन अजमेर, चलो जयपुर तक का ही देखते हैं, 300 किलोमीटर्स जस्ट इन 3 आवर्स। कैन यू इमेजिन? इस लेवल के हाईवेज है,
दिल्ली से लखनऊ 500 किलोमीटर्स, 550 किलोमीटर्स, जस्ट अगर आपके पास कार अच्छी है तो आप उसे 3 घंटे में कवर कर सकते हैं। ये डेवलपमेंट किसी ने देखा ही नहीं था आज से पहले। आप द्वारका एक्सप्रेस वे देखिए, आप डेवलपमेंट के नाम पर और कितनी चीजें देखेंगे। ये जो डेवलपमेंट पिछले 10 साल में लोगों ने चेंज देखा है, वो उस क्लास को अट्रैक्ट कर रहा है, जो इंडिया को, उस मिडिल क्लास को खासकर, जो प्रोग्रेसिव इन नेचर है। एक तो धर्म के नाम पे वोट दे रही है, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी है जो कि वोट दे रही है प्रोग्रेस के नाम पर, डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी के नाम पर। और तीसरा एक सेक्शन वो है जो कहीं ना कहीं होपफुल है कि यार कुछ तो बेटर होगा, वो है जो ग्राउंड पे है। गवर्नमेंट की बात करें, अभी इलेक्शन आने वाले हैं, कोई भी गवर्नमेंट आती, किसी भी पार्टी की, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनता है, आपको लगता है कि वो 5 साल पूरे करेगा? ये तो नहीं उम्मीद लगती। ठीक है। हाँ अच्छा, जी। क्या वजह समझते हैं 76 साल में आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टाइम पूरा नहीं किया, नहीं 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं किया? ये नेबर कंट्री इंडिया है, यहाँ पे इलेक्शन हुए, अभी 2 टेन्योर उनके जो नरेंद्र मोदी हैं वो पूरे कर चुके हैं। अभी रिसेंटली 3 स्टेट में इलेक्शन हुए हैं और उधर भी उन्होंने स्वीप किया है। आपको नहीं पता इसकी क्या वजह है? आप मुझे बता दें। नहीं, आप हमसे क्यों पूछना चाहते हैं? नहीं, आप देखें ना, पब्लिक की ओपिनियन ले रहे हैं। मैं अगर अपनी ओपिनियन दूं तो मैं घर बैठ। नहीं नहीं, आपको हमारी ओपिनियन का पता है। मैं पर्सनल तौर पर इंडिया की इकॉनमी से या तरक्की से जेलस नहीं हूँ। जबरदस्त होना भी नहीं चाहिए। इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा। नहीं, और तो मेहनत करते हैं। मेरी बात नहीं समझे। अल्लाह ताला इज्जत और जिल्लत देने वाला है, लेकिन वही बात है कि जो खुद के लिए कुछ नहीं करता वो किसी के लिए क्या कुछ करेगा। हम 22-25 करोड़ अवाम है, घी कहाँ चला जाए, कुछ भी चला जाए, हमें लोग उल्लू बनाते हैं। सबसे पहले तो मुझे दुबई के थोड़ा सा इधर को ये ऐसे दुबई के हवाले से बताएं। वहाँ पे पाकिस्तानी बहुत ज्यादा होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। इंडियन भी होते हैं, इंडियन भी होते हैं, सब कुछ ज्यादा। उधर रिस्पेक्ट किसकी ज्यादा की जा रही है? सच बताइए। उधर भाईजान पाकिस्तानियों की, इंडियन की आपको कैसे पता है? मैं भी उधर ही होता हूँ। आप भी उधर होते हैं? अच्छा, पाकिस्तानियों की नहीं रिस्पेक्ट? नहीं। क्या वजह क्या है? मुसलमान है उधर भी, हम भी मुसलमान। फौज का काम है बॉर्डर को संभालना, मुल्क जो है हुक्मरानों के पास छोड़ दो, लेकिन हमारे ऊपर बैठे कोई और है और चला कोई और है। आप इंडिया से हमको कर ले, अब इंडिया कोई नहीं है। क्या मतलब? वो हमसे बहुत आगे है, हमारा उसका मुकाबला नहीं है। हमारा मुकाबला करे श्रीलंका से, नेपाल से, अफगानिस्तान से, इनसे हमारा मुकाबला करे। अफगानिस्तान से भी मुकाबला करना मुश्किल है आजकल। अफगानिस्तान का पैसा आसमान पे पहुंच के हमारे, उनकी करेंसी हमारे से बेहतर। दुनिया में हमें जो पाकिस्तान को किस नजर से देखा जा रहा है पूरे जो उनसे दूसरे कंट्री? भाई हम पूरे दुनिया में हम बदनाम हो गया है। जिधर भी जाता है कहता है ये मांगने आ गया है, जिधर भी जाता है मांगने आ गया है। कोई इज्जत ही हमारी नहीं रहा। कोई शक नहीं है। जब तक आप क्या कहते हैं? जब तक आप अपनी इज्जत को मनवा नहीं सकते, आप किसी की इज्जत कर ही नहीं सकते। ठीक हो गया। हम लोग जैसे कैसे भी है, मरते जीते हैं, आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है। ये चीज, वो टोयोटा वाला फट्टे पे 4 सवारियां बैठा लेता है, भाई ने चुप करके हाँ जी ठीक है यार। यानी मतलब कहने का ये है कि जहाँ पे गलत हो रहा है उधर आवाज नहीं उठा। आवाज उठा सकते ही नहीं हम लोग। ये सारे गूंगे हैं, ये रश है, ये अवाम नहीं है, हम अवाम नहीं रह